छात्रों, हमने काव्य के भेद के अंतर्गत दृश्य काव्य, श्रवण काव्य, यह सब भेद देखे हैं। और फिर हमने स्वरूप के आधार पर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य देखे थे। प्रबंध काव्य के अंतर्गत हमने महाकाव्य और खंड काव्य ये दो भेद देखे हैं। महाकाव्य को हमने पूरा किया है। आज हम खंड काव्य को पूरा करने जा रहे हैं। तो खंड काव्य का मतलब देखिए, खंड काव्य प्रबंध काव्य का लघु रूप है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का वर्णन किया जाता है। तो प्रबंध यानी बड़ा और उसका छोटा रूप यानी लघु रूप जो है उसे खंड काव्य कहा जाता है। तो जीवन की किसी एक ही घटना को, किसी एक ही प्रसंग को यहाँ पर चित्रित किया जाता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। यह वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है। खंड काव्य में महाकाव्य की तरह संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुत नहीं की जाती, बल्कि उसमें किसी एक घटना को या किसी एक पहलू को मार्मिक कथा प्रस्तुत की जाती है। और फिर यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ मिश्र खंड काव्य को स्पष्ट करते हुए देखिए, कहते हैं कि महाकाव्य के अंग पर जिस काव्य की रचना होती है उस जिसमें पूर्ण जीवन ग्रहण न करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। देखिए, महाकाव्य के ढंग पर यानी उसके जैसे ही काव्य की रचना होती है, यानी महाकाव्य जैसा ही होता है खंड काव्य, परंतु जिसमें पूर्ण जीवन ग्रहण न करके केवल खंड जीवन, खंड यानी भाग, किसी भाग को, जीवन के किसी भाग को ही लेकर उसका वर्णन किया जाता है, तो उसे खंड काव्य कहा जाता है। यह खंड काव्य इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि जिसमें वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत हो जाता है। तो यह तो स्पष्ट है कि वह यानी महाकाव्य जैसा ही होता है, लेकिन उसमें केवल जीवन के एक भाग को इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि वह अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है। फिर बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर को अंतर मानते ही वह देखिए अंतर क्या है। वह काव्य जो मात्रा में महाकाव्य से छोटा परंतु गुणों से उसमें कद्यपि शून्य न हो, इससे यानी महाकाव्य जैसे ही उसमें गुण होते हैं और एक भी गुण उससे कम नहीं होता, बल्कि वह महाकाव्य से छोटा होता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। महाकाव्य विषय प्रधान होता है, तो खंड काव्य जो हो वह विषय प्रधान होता है, यानी जिसका वर्णन किया जा रहा है उसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि जो अलग अलग विषय हैं उनको भी। एक तरह से महाकाव्य विषय प्रधान होता है, तो खंड काव्य जो है वह विषय प्रधान होता है, जिसमें लेखक कथानक के स्थूल ढांचे में अपने वैयक्तिक विचारों को अनुसार व्यक्त करता है। यानी जिसका वर्णन करना है और जो कथानक है वह लेखक अपने अनुसार, अपने वैयक्तिक विचारों के अनुसार, मतों के अनुसार, प्रसंगों के अनुसार अभिव्यक्त करता है, ऐसा यहाँ पर बलदेव उपाध्याय मानते हैं। तो डॉक्टर सरनाम सिंह देखिए क्या मानते हैं कि काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है, जिसमें जीवन की पूर्णता अभिव्यक्ति नहीं होती, यानी जो पात्र वहाँ पर चित्रित हुए हैं वह पात्र उनके जीवन को नहीं दर्शाते, बल्कि जीवन की किसी एक घटना को दर्शाते हैं। उसकी रचना के लिए कोई एक घटना अथवा संवेदना मात्र पर्याप्त होती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कथन खंड काव्य के संदर्भ में उल्लेखनीय है। वह मानते हैं कि प्रबंध काव्य जो है उसका दूसरा भेद प्रबंध खंड या खंड प्रबंध है। तो प्रबंध काव्य का दूसरा भेद जो है वह खंड काव्य है। ठीक है। प्रायः जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना या दृश्य का मार्मिक उद्घाटन होता है और अन्य जो प्रसंग होते हैं उन्हें संक्षेप में दिया जाता है। इसमें कथा संगठन आवश्यक होता है, सर्गबद्धता नहीं। इसमें भी सर्ग का अर्थ हमने आपको बताया, अध्याय। ये जो अध्याय है वह होने चाहिए, ऐसा
आवश्यक नहीं है। इसमें वस्तु वर्णन एवं चरित्र का चित्रण किया जाता है, पर कथा विस्तृत नहीं होती। चरित्र चित्रण होता है, कथानक होता है, वस्तुओं का वर्णन होता है, परंतु यहाँ पर कथा जो होती है वह संक्षेप में बताई जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो परिभाषाएं बताई गई है खंड काव्य की, तो उस खंड काव्य में हमें क्या क्या विशेषताएं जो है वह लक्षित हुई है, दिखाई दी है। तो पहली विशेषता यह प्रबंध काव्य है जिसमें जीवन के किसी एक मार्मिक पक्ष का चित्रण सीमित रूप में होता है। जीवन के किसी एक पक्ष को बिल्कुल मार्मिकता से यानी मन तक हमारे जाती है, ऐसी घटना का वर्णन किया जाता है। दूसरी विशेषता है उसका कलेवर लघु होता है, अर्थात कथानक छोटा होता है। वैसे ही यानी वह देखने में भी छोटी है और उसका कथानक भी छोटा होता है और कथा संगठन आवश्यक है। तो ऐसे सीमित समय में, सीमित कथानक में कथा को समेटना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो खंड काव्य होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, देखिए अगले पेज पर इसमें प्रासंगिक कथाओं का प्राय अभाव रहता है। प्रासंगिक कथा यानी मुख्य कथा से जुड़ी हुई कथाएं उसमें नहीं होती। खंड काव्य में चरित्र चित्रण, वातावरण आदि की योजना रहती है। खंड काव्य में देखिए चरित्र चित्रण होता है, वातावरण होता है और यहाँ पर आदि की योजना होती है, लेकिन महाकाव्य के समान वह ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, फिर अगली विशेषता देखिए कि खंड काव्य में सर्ग विभाजन आवश्यक नहीं है, इसमें अलग अलग अध्याय नहीं होते। महाकाव्य के समान खंड काव्य का उद्देश्य चतुर्वर्ग के एक फल की प्राप्ति है। तो इसी तरह से हमने देखा था कि यहाँ पर महाकाव्य की जो उद्देश्य है वह हमने देखे थे ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी एक की भी अगर वह पूर्ति करता है तो महत्वपूर्ण है, और मनोरंजन तो हमने देखा ही। उसी तरह से यहाँ पर चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें से किसी एक फल की प्राप्ति होना आवश्यक है। खंड काव्य में एक ही रस प्रमुख होता है और बाकी के गौण। तो महाकाव्य में अनेक रस प्रधान हो सकते हैं, तो इसमें केवल एक ही रस प्रधान होगा, बाकी के सभी गौण। और फिर महाकाव्य में मंगलाचरण और आशीर्वचन आवश्यक नहीं होते। आशीर्वचन यानी जो बड़े लोग हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, इन लोगों के आशीर्वचन की आवश्यकता नहीं होती। और मंगलाचरण यानी देवी देवताओं की स्तुति की भी आवश्यकता नहीं होती शुरुआत में भी। इस तरह से इस प्रकार खंड काव्य में महाकाव्य की सभी विशेषता मौजूद होती है, लेकिन व्यापक दृष्टि से खंड काव्य का विषय महाकाव्य की तुलना में सीमित रहता है। उपन्यास और कहानी में जितना अंतर रहता है, नाटक और एकांकी में जितना अंतर होता है, उतना ही महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर होता है। तो हमने देखा है कि महाकाव्य और कहानी में उपन्यास और कहानी में किस तरह से अंतर होता है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, उसमें अनेक झांकियों का वर्णन किया जाता है, तो कहानी में केवल एक झांकी का वर्णन किया जाता है। नाटक बड़ा होता है तो एकांकी केवल एक अंक की होती है, या उसमें जो कथानक होता है वह सीमित होता है। तो ये सभी जो विधाएं हैं वह एक दूसरे से पूरक है और लगभग सभी विशेषता, सभी लक्षण इनके एक जैसे ही हमें दिखाई देते हैं। तो अगले पेज पर अभी हम पढ़ेंगे कि महाकाव्य में और खंड काव्य में किस तरह के भेद हैं। देखिए ये तो दोनों ही किसके भेद है, प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य बृहद काव्य होता है, बृहद यानी बड़ा, तो जो खंड काव्य होता है वह लघु होता है, छोटा होता है। महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण किया जाता है, यानी संपूर्ण जीवन उसमें होता है। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, किसी एक घटना को लेकर ही खंड काव्य लिखा जाता है। महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत रूप में चित्रित होती है, और महाकाव्य की जो कथा होती है वह जितना चाहे उतना उसे आप खिंचा सकते हो, लंबा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं, व्याख्यात्मक वर्णन कर सकते हैं। तो खंड काव्य की जो कथा वस्तु होती है वह हमें सांकेतिक भाषा में या संक्षेप में वर्णित करनी पड़ती है। महाकाव्य में प्रासंगिक कथाओं का प्राय अभाव रहता है,
महाकाव्य में पात्रों का संपूर्ण चरित्र चित्रण मिलता है, लेकिन खंड काव्य में जो पात्र होते हैं वे संपूर्ण चरित्र चित्रण की उनमें गुंजाइश नहीं होती। यानी जो पात्र दिए गए हैं उनका जीवन से मृत्यु तक या काफ़ी लंबे समय तक का जो वर्णन है वह करना असंभव होता है। महाकाव्य में वीर, श्रृंगार, शांत इनमें से एक रस प्रधान होना आवश्यक है और अन्य रस गौण रूप में होते हैं, परंतु खंड काव्य में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। कभी कभी तो खंड काव्य में किसी एक रस का परिपाक भी नहीं हो पाता, यानी सभी रस उसमें आने तो असंभव नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी रस उसमें हमें नहीं दिखाई देता। रस हमने देखे हैं तो जहाँ पर हमने देखा है ना कि श्रृंगार रस हो, रौद्र रूप रस हो, करुण रस हो या भय रस हो, अलग अलग 9 तरह के रस हमने देखे हैं। उन रसों की चर्चा यहाँ पर साहित्य के अंतर्गत होती है, तो उन्हें ही महाकाव्य में समाविष्ट किया जाता है। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है, तो महाकाव्य में हमने देखे कि अलग अलग अध्याय होना जरूरी है, परंतु खंड काव्य सर्गबद्ध तो होते हैं, लेकिन कुछ का जो खंड काव्य होते हैं वे सर्ग रहित भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में एक छंद होता है और अंत में सर्ग का परिवर्तन होना आवश्यक है। यह हमने महाकाव्य में देखा है, तो लेकिन खंड काव्य में ऐसी आवश्यकता नहीं है, या तो सर्ग होने ही नहीं चाहिए और अगर हो तो छंद के अध्याय के समाप्त होने पर उसका परिवर्तन आवश्यक नहीं है। महाकाव्य में नाटक संधियों का निर्वाह होता है, खंड काव्य में नहीं। महाकाव्य के आरंभ में मंगलाचरण, आशीर्वादन, दुष्टों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा होती है। खंड काव्य में इसके लिए कोई अवसर नहीं होता। महाकाव्य में वर्णन की विविधता रहती है, खंड काव्य में नहीं। कभी कभी प्रकृति वर्णन संक्षेप में दर्शाया जाता है। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों का उद्देश्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति, सत्य का उद्घाटन और आनंद की प्राप्ति होता है। इसी प्रकार दोनों का नामकरण नायक नायिका अथवा वृत्त के आधार पर किया जा सकता है, यानी कथानक हो या प्रासंगिकता हो या नायक नायिका के आधार पर भी इस खंड काव्य का या महाकाव्य का जो नामकरण किया जाता है वह दोनों भी समानता महाकाव्य और खंड काव्य में दिखाई देती है। अभी हमें प्रबंध काव्य का दूसरा, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, यह जो भेद हमने देखे थे स्वरूप के अनुसार, तो प्रबंध यानी बड़ा और मुक्तक यानी जिससे कोई भी बंधन हो, प्रबंध जो बंधनों में बंधा हो उसे प्रबंधक भी कहा जा सकता है, और मुक्तक जिसमें किसी तरह के बंधन न हो, मुक्त हो, तो उसे मुक्तक काव्य कहा जा सकता है। और मुक्तक काव्य की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए हम आगे देखिए, जिस प्रकार में पूर्वापर संबंध न रहते हुए भी जिसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण रहता है उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। यानी यहाँ पर पूर्वापर संबंध न होते हुए भी एक ही छंद को अगर रखा जाए तो उस छंदों को अपने आप में पूर्ण करने की क्षमता होती है और इसे ही मुक्तक काव्य कहा जाता है। पूर्वापार में संबंध से मुक्त होने के कारण इसे मुक्तक कहकर उसकी व्याख्या की जाती है। देखिए अगले पेज पर मुक्तक का शब्दार्थ भी यही है कि जो अन्य पदों से मुक्त हो, निरपेक्ष हो। मुक्तक काव्य की प्रकरणक निर्बंध फूटकर पद्य और एक पद्यात्मक काव्य भी कहा जाता है। आचार्य भामह ने मुक्तक के लिए अनिर्बद्ध शब्द का प्रयोग किया है, यानी जिससे कोई भी बंधन ना हो। अग्निपुराण में मुक्तक की परिभाषा इस तरह से की है, देखिए, मुक्तक श्लोका एक अक्षरा साक्षात्कारक्षम सतानम। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक अक्षर जो है वह साक्षात्कार कराता है। संस्कृत में ये श्लोक है, देखिए, मुक्तक श्लोकाः एक क्षामौ त अक्षरम सताम। तो एक एक अक्षर को वह साक्षात्कार करता है मानो इस तरह से। इसका स्पष्टीकरण देखिए, एक मुक्त छंद में पूर्ण और चमत्कार प्रकट करने वाला मुक्तक काव्य कहलाता है। अभिनव गुप्त ने अधिक स्पष्ट करते हुए
लिखा है कि जिसका किसी भी पद या कविता में कोई पूर्वापार संबंध न हो किंतु फिर भी रसानुभूति हो, उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुक्तक और प्रबंधक के अंतर को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि मुक्तक में प्रबंध काव्य के समान रस की धारा नहीं रहती, उसमें रस के अनेक छोटे छींटे रहते हैं। इसमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो यहाँ पर मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो यहाँ पर देखिए प्रबंध काव्य को एक बड़ा उपमा दी गई है, तो मुक्तक काव्य को एक छोटी सी उपमा दी गई है। इससे स्पष्ट ही है कि प्रबंध काव्य का जो कार्यक्षेत्र है वह बड़ा है और मुक्तक काव्य जो है वह अपना छोटा कथानक लिए रस बरसाता रहता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों के द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंश का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है या पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके लिए कवि का मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तंभक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित किया जाता है। अतः जिस कवि ने कल्पना का संहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगी। इस तरह से आचार्य राम शुक्ल के कथन से स्पष्ट होता है कि मुक्तकार में निम्न गुण होने आवश्यक है। तो एक मुक्तक काव्य किसे कह सकते हैं या किसे मुक्तक काव्य हम कह सकते हैं। मुक्तक काव्य करने वाला जो कवि है वह को चाहिए कि वह जीवन के जिस प्रसंग को चुने वह पाठक को सहज समझ में आए। मुक्तकार को चाहिए कि वह अपने चुने हुए खंड दृश्य सहसा उपस्थित कर दे ताकि पाठक या श्रोता को अचानक प्रभावित हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर उसने जो अपने काव्य के लिए चुना हुआ विषय है उस विषय को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तीसरी विशेषता है कल्पना की समाहार शक्ति मुक्तकार में होनी चाहिए। मुक्त कल्पना शक्ति उसमें होनी आवश्यक है। और फिर मुक्तकार की जो भाषा है वह समाज शक्ति से युक्त होनी चाहिए। जो अलग अलग समास है उस समास के अनुसार ही यहाँ पर वह शैली जो है वह भाषा शैली होनी चाहिए। मुक्तकार जो है वह इन सभी विशेषताओं को लेकर जब काव्य लिखता है तो उसे मुक्तक काव्य कहेंगे। तो अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पर उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मुक्तक में व्यंजना का आश्रय एवं सुक्तियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति हमने देखी है तो उसका वर्णन होता है और सुक्तियाँ यानी एक तरह से उदाहरण देकर यहाँ पर उस बात को स्पष्ट किया जाता है। तो नगेंद्र कहते हैं कि क्षणिक मनोदशा में अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है। छोटी छोटी बातों को और छोटे छोटे प्रसंगों को यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है और वहीं पर समाप्त किया जाता है जो हमारे मन पर प्रभाव डालती है। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र कहते हैं कि मुक्तक में उद्रेक की स्थिति को स्वीकारते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो मुक्तक काव्य होता है उसमें रस होता है यह बताने की कोशिश की है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं में मुक्तक के स्वरूप के विषय में हम कह सकते हैं कि मुक्तक पूर्वापार संबंध से मुक्त रहता है। उसका प्रत्येक शब्द एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। पहले पद का दूसरे पद या दूसरे का पहले पद से कोई संबंध नहीं रहता। इससे प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण होता है और वह रसास्वादन के लिए पूर्ण समर्थ करता है। इसमें किसी भी एक विचार या अनुभूति का सरस सुंदर और चमत्कारपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्तक में उक्त चरित्र वैचित्र उल्लासमकता वाद विग्धता
संगीतात्मकता, भाषा सौंदर्य, स्वाभाविक अलंकृति और स्पष्टता का भी होना आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से यह जो मुक्तक काव्य है वह मुक्तक काव्य किस तरह से आगे बढ़ता है। और फिर देखते हैं हम मुक्तक काव्य के जो भेद हैं उन्हें दिखाने की कोशिश की है। तो मुक्तक काव्य के जो भेद हैं उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। मुक्तक काव्य में देखिए प्रबंध काव्य के कुछ ऐसे भेद होते हैं जिनमें संगीत के आधार पर गाया जा सकता है और कुछ केवल पढ़ा जा सकते हैं। इसके आधार पर मुक्तक काव्य के पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक ये दो भेद किए जाते हैं। तो पहला भेद जो है वह पाठ्य मुक्तक। पाठ्य का मतलब यहाँ पर बताया गया था कि जो पढ़ा जा सकता है, और गेय का यानी जो गाया जा सकता है। इस काव्य की रचना ऐसे छंदों में की जाती है जिसमें लय, ताल और संगीत के रूप में गाया न जा सके और जिसका केवल पठन ही हो सके, उसे पाठ्य मुक्तक कहा जाता है। नीतिपरक और सुक्तिपरक दोहे पाठ्य मुक्तक के रूप में ही होते हैं। पाठ्य मुक्तक की रचना दोहे, चौपाई, बरवे आदि लघु छंदों में की जाती है। तो गेय मुक्तक को ही गीति काव्य कहा जाता है। और गीति काव्य का यहाँ पर स्पष्टीकरण इस तरह से है कि काव्य और संगीत का घनिष्ठ संबंध होता है और ये संबंध काफ़ी पुराना होता है और प्राचीन युग से वह चला आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर मुक्तक के दो भेद हमने देखे हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। और गेय मुक्तक को ही गीति काव्य कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।